हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो आपको हर एक एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, क्लास 10th के लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कुछ आपको 11th 12th के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, नर मानव में वृषण शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है? जो मानव में नर जो होते हैं, नर के जो वृषण होते हैं, ठीक है, वो बाहर क्यों स्थित होते हैं? चलिए हम इसका प्रश्न ढूंढते हैं जवाब। यहाँ पर है, आपको आंसर भी लगा दिया गया है कि मानव नर में, ठीक है, वृषण की स्थिति वृषण कोश में होती है। यानी जो वृषण होता है बाबू, ठीक है, वो जिस परत से ढका होता है उस परत को हम क्या बोलते हैं? वृषण कोश बोलते हैं। जो उदर गुहिका के पेट के बाहर, ठीक है, नीचे की ओर स्थित होती है। दोनों जांघों के बीच क्या होती है? स्थित होती है। शुक्राणु के जनन के लिए निम्न ताप की प्राप्ति के लिए ऐसा संभव होता है, क्योंकि ताकि जो शुक्राणु है वो देर तक क्या रह सके? सक्रिय रह सके। बात समझ में आया? चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो हम एक बार आपको फिर से बताते हैं। वृषण जो होता है शरीर के बाहर स्थित क्यों होता है? क्योंकि जो वृषण होता है, अगर संभोग कर रहे हो, ठीक है, जनन की क्रिया जो हो रही है, अगर जनन की क्रिया में ऐसा संभव तभी हो सकता है, बाहर की ओर स्थित तभी रह सकती है। ठीक है, इससे लाभ क्या है आपका? तो इससे लाभ ये है कि जब जनन की क्रिया हो तो शुक्राणु जो हो अधिक समय तक जीवित रह पाए। ठीक है, बाकी आप तो समझदार हो, ये वाला पूरा का पूरा आंसर लिख देना जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? चलिए हम अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इससे पहले चलिए, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आपको क्वेश्चन नहीं लगाया गया लेकिन हम आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं। क्वेश्चन इसको में बताया गया है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। क्या? लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या बताना है? अंतर बताना है। ये क्वेश्चन 10th और 12th दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि 8 क्लास तक के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले आप आंसर लिख दीजिएगा, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर निम्नलिखित रूप से है। ठीक है, तो पहला अंतर है, इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। लैंगिक में आपको क्या लिखना है पहला में बाबू? कि इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। किस क्रिया में बताइए? हाँ, बहुत बढ़िया, लैंगिक जनन की क्रिया में। ठीक है, अलैंगिक जनन, तो इस क्रिया में केवल नर या तो नर की आवश्यकता पड़ेगी या तो मादा की आवश्यकता पड़ेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि लैंगिक जनन में या तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों भाग लेते हैं, और अलैंगिक जनन में या तो शुक्राणु भाग लेगा या तो अंडाणु भाग लेते हैं। क्लियर हो गए? चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, देख लीजिएगा। ये बात दोनों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं से बताइए जल्दी सा। चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। और अंतर है जी। देखो, अभी तो हम एक ही अंतर बताए आपको। देखो तो बाबू, अगला मेरे पास अंतर क्या है थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। चलो, बहुत बढ़िया, पढ़ लिए। अब दूसरी अंतर है, इस प्रकार के जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। जो दूसरा अंतर है लैंगिक जनन में, इस प्रकार की जो जनन होती है उच्च श्रेणी के जंतु। अब उच्च श्रेणी के जंतु मतलब समझ में आ रही है क्या? बताइए, उच्च श्रेणी के जंतु मतलब ये स्तनधारी। अब स्तनधारी तो क्लियर है ना? चलिए, स्तनधारी हम पूरा नहीं लिखेंगे, आगे हम बढ़ते हैं, फिर वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से देखो तो आगे अलैंगिक जनन में दूसरा अंतर क्या है? यह निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। लैंगिक जनन में शुक्राणु अंडाणु दोनों भाग लेगा, अलैंगिक में चाहे तो शुक्राणु भाग लेगा या फिर अंडाणु भाग लेगा। दूसरा में लैंगिक जनन में इस प्रकार के जनन उच्च श्रेणी के जंतु में होते हैं, और अलैंगिक जनन में यह इस प्रकार की जो ये जनन होती है वो निम्न श्रेणी के जंतु में होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या तीसरा अंतर क्या है? लैंगिक जनन निषेचन की क्रिया के बाद जीव बनाना आरंभ करते हैं। लैंगिक जनन में जब निषेचन की क्रिया होती है तब क्या बनते हैं? जीव बनना आरंभ होते हैं। चलिए आगे, अलैंगिक में निषेचन की क्रिया नहीं होती। लैंगिक कहने का मतलब ये हुआ कि लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है और अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है।
बात समझ में आया? यही जो 3 है यही पर यहाँ वाला भी अंतर सेम है। चलिए हम 4 बढ़ते हैं। इस जनन द्वारा, कौन से? लैंगिक। तो इस जनन द्वारा क्या बाबू? इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित हो सकते हैं। इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में क्या हो सकते हैं? नए गुण विकसित हो सकते हैं, लेकिन अलैंगिक में नए गुण विकसित नहीं हो सकते। बात समझ में आ गया? चलिए 5वां अंतर क्या है लैंगिक जनन में? इस क्रिया में बीजाणु उत्पन्न नहीं होते। इस क्रिया में बीजाणु उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन इस क्रिया में बीजाणु उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए हम आपको छठा अंतर एक और बता देते हैं। यहाँ से इसको पहले मिटा देते हैं, इसके बाद छठा अंतर हम आपको बताते हैं। चलिए इसको मिटा दिए। अब देखो छठा अंतर क्या, बहुत आसान है। आप लोग पढ़े होंगे जब हम आपको पढ़ा रहे थे ना लैंगिक जनन अलैंगिक जनन, यानी कि लेसन 6, तब हम आपको बताए थे यहाँ से एक बात कि अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति होते हैं उसको क्लोन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। लेकिन लैंगिक जनन द्वारा जो संतति उत्पन्न होते हैं उसको हम क्लोन नहीं बोलेंगे। अब ऐसा क्यों, बताइए जरा? क्योंकि इनकी जो संरचना होती है वो तो अलग अलग होती है, लेकिन कार्य क्या होता है? समान होता है। लेकिन इनकी संरचना अलग अलग होगी, संरचना समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए विशेष जानकारी हम आपको बता दिए थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है कि स्वपरागन और परपरागन में अंतर बताइए। यह भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। स्वपरागन और परपरागन में हम 4 अंतर आपको यहाँ पर बताए हैं। देखो, पौधे के उसी फूल या उसी पुष्प के किसी अन्य फूल से पराग कण वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि परागन की वैसी विधि, ठीक है, जिसमें पराग कण उसी पुष्प के, ठीक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है। याद करने की कोशिश कीजिएगा फिर से। परागन किसे कहते हैं? स्वपरागन किसे कहते हैं? ठीक है, तो परागन की वैसी विधि, परागन की वैसी विधि जिसमें, ठीक है, पराग कण यहाँ से याद कीजिएगा किधर है पराग कण। चलिए हम लिख देते हैं, चलो छोड़ो, ढूंढने से अच्छा है जल्दी से लिख देते हैं। पराग कण, परागन की वैसी विधि जिसमें परागकण उसी पुष्प के कहाँ पहुँचती है? वर्तिकाग्र तक पहुँचती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्वपरागन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वपरागन। परपरागन क्या? सेम परिभाषा, खाली अपोजिट कर दो। परागन की वैसी विधि जिसमें परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचता है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? परपरागन। ठीक है, यहाँ पे वर्तिकाग्र गलती लिखा गया है, यहाँ पे वर्तिकाग्र सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा अंतर स्वपरागन में दूसरा अंतर है पराग कणों के नष्ट होने की संभावना बहुत कम होती है। स्वपरागन में जो पराग कण होते हैं उसको नष्ट होने की संभावना कम होती है, तो इसको में क्या होगा? अधिक होती है, यानी कि सदा बनी रहती है, हमेशा बनी रहती है। चलिए तीसरा आंसर, इस क्रिया से बने बीज कमजोर होते हैं। थोड़ा सा आपको हानि यह है कि स्वपरागन से जो बीज बनते हैं ना वो क्या होते हैं बाबू? तो वो कमजोर होते हैं। किसकी अपेक्षा? परपरागन से बने जीव की अपेक्षा, बीज की अपेक्षा। तो इस क्रिया से उत्पन्न बीज अधिक स्वस्थ होते हैं और इससे कमजोर होते हैं। अंतर याद हो गया 3 गो। चौथा देखो, इस क्रिया से नई जातियां उत्पन्न नहीं होती। इस क्रिया से नई जातियां उत्पन्न नहीं होती, तो इससे उत्पन्न होती है। अंतर बहुत याद करना बहुत ज़्यादा आसान है। एक में कम होता है तो एक में अधिक, एक में होता है एक में नहीं होता है। ठीक है, एक में पाया जाएगा एक में नहीं पाया जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है बाबू? बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन से आपका क्या तात्पर्य है? इसी को अगर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन में अंतर बताइए। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन को परिभाषित कीजिए, किसे कहते हैं, क्या है? ठीक, तो सब का आंसर आप सेम लिखिएगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं परिभाषा कि बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। तो इस निषेचन में नर और मादा युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के भीतर न होकर के बाहर होता है। ठीक है, फिर से याद करना, बाह्य निषेचन में क्या? तो इस निषेचन में नर का जो शुक्राणु और मादा का जो अंडाणु होता है उसका जो संलयन होगा वो मादा के शरीर के भीतर न होकर के, यानी कि योनि के अंदर न होकर के
क्या होती है? तो शरीर से बाहर होती है। क्या होती है बाबू? शरीर से बाहर होती है। तो हम उस संभोग को, उस जनन को क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। इसके बाद आगे पढ़िए। मादा जब संभोग करते हैं तो अपने युग्मकों को, ठीक है, जल में छोड़ देते हैं। मादा जब संभोग करते हैं तो अपने युग्मकों को कहाँ छोड़ देते हैं? जल में छोड़ देते हैं। शुक्राणु अंडाणु को पानी में ही निषेचित करते हैं, जैसे उदाहरण में मछली, मेढक। एक अंतर यहाँ से याद रखना, मछली और मेढक। क्या मछली और मेढक में कौन से जनन की क्रिया होती है? तो वो बाह्य निषेचन की क्रिया होगा। क्लियर हो गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्या है? आंतरिक निषेचन। इसी को पलट दो ना, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो देखो क्या आपको पलटनी है। आंतरिक निषेचन कहने का मतलब ये हुआ आपका कि निषेचन में नर और मादा युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के भीतर अर्थात योनि में होती है। ठीक है, कहाँ होगा बाबू? तो जनन की क्रिया कहाँ होती है? योनि में होती है। अब आगे, और वहाँ पर उपस्थित अंडाणु को वो निषेचित कर देती है, यानी कि निषेचन की क्रिया कर देती है। जैसे में मनुष्य, सभी उच्च श्रेणी के जंतु जितने भी स्तनधारी होंगे उसको में आंतरिक निषेचन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। ये तो अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप क्लास 10th में या फिर 12th में हो तो ये क्वेश्चन को जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि रज्जो दर्शन और रजनोवृत्ति। ठीक है, रज्जो दर्शन और रजनोवृत्ति, इंग्लिश मीनिंग भी आपको लिख दिए हैं मीनार की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो मादा में लगभग 10 से 12 वर्ष की आयु में प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यहाँ से एक थोड़ा सा याद रखना, मासिक धर्म कहेगा स्त्री में जो सबसे पहला मासिक चक्र आरंभ होती है, मासिक धर्म आरंभ होती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो रज्जो धर्म कहते हैं। अब वो आरंभ कब होगा, किस आयु में होती है? तो 10 से 12 वर्ष की आयु में। क्लियर हो गए? चलिए रजनोवृत्ति किसे कहते हैं? अधेड़ अवस्था में, मतलब कि वृद्धावस्था में नहीं बोल सकते। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? याद आएगा तो हम बता देंगे। चलिए रजनोवृत्ति, यहाँ पर रजनोवृत्ति अधेड़ अवस्था में लगभग 50 वर्ष की आयु में। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अंतिम बार, ठीक है, ऐसे 45 से 50 वर्ष मादा में, ठीक है, मादा में जो मासिक धर्म की क्रिया होती है वो कहेगा कितने वर्ष की आयु तक होती है? तो वो याद रखना 45 से 50 वर्ष की आयु तक ही सीमित होती है, बाकी फिर मासिक धर्म की क्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक है, हाँ, प्रौढ़ावस्था याद आ गया। अधेड़ अवस्था यानी कि प्रौढ़ावस्था बोलते हैं, 50 वर्ष की आयु में लगभग समाप्त हो जाती है। यानी कि लास्ट मासिक धर्म को क्या बोलेंगे? रजनोवृत्ति। शुरुआती मासिक धर्म को क्या बोलेंगे? रज्जो दर्शन। ठीक है, चलिए अगला अंतर हम लोग पढ़ते हैं। इसके पहले हम इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। चलो देखो बाबू, अगला अंतर आप पढ़िए। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। हर 28 दिन के बाद रक्तस्राव 4 से 7 दिन का होता है। शुरुआती दौर पर जो मासिक चक्र की क्रिया होगा उसको में, ठीक है, शुरुआती दौर पे जो मासिक चक्र की क्रिया होती है उसको में कितने डेज लगते हैं? तो 4 से 7 दिन तक लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 4 से 7 दिन तक लगते हैं। अब आगे रक्तस्राव, इसको में क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, इसको में स्टार्ट ही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? परागन क्या है? हम आपको पहले बताए थे स्वपरागन एवं परपरागन में अंतर। ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। परपरागन का वर्णन करना है, तो इसको में परागन की परिभाषा दीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। पराग कणों के स्त्री केसर समझ में आ रहा? मादा भाग। तो पराग कणों के स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? पराग कण कहलाती है। पराग कण कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के होगा। कौन कौन? तो स्वपरागन और बाबू परपरागन। स्वपरागन और परपरागन। यहाँ से देखो, स्वपरागन किसे कहते हैं? हम आपको तुरंत अभी जस्ट बताए थे 2 क्वेश्चन के पहले कि परागन की वैसी विधि जिसमें पराग कण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचती है। उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्वपरागन। बाकी आप यहाँ पर देख लो। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर देख लो, परिभाषा लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोको और यहाँ से परिभाषा देख लेना। परपरागन ये हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए सेम परिभाषा हम आपको देते हैं। परागन की वैसी विधि, परागन की वैसी विधि जिसमें परागकण किसी दूसरे पुष्प पर, याद करने की कोशिश करना, याद हो जाएगा। परागन की वैसी विधि जिसमें
परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पर परागन बोलते हैं। चलिए अब आगे देखो, पर परागन के आधार, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, वर्णन करना है ना। तो पर परागन के अनेक प्रकार होते हैं। अब कौन कौन सी क्रिया होती है जो पर परागन में सहायता आपको करेगा? ठीक है, ये आपका 6 क्वेश्चन नंबर का पार्ट 1 और ये आपका पार्ट 2। अब देखो, वायु द्वारा पर परागन की क्रिया किसके द्वारा? वायु द्वारा, कीट पतंग द्वारा, पानी द्वारा, मनुष्यों द्वारा, जानवरों द्वारा भी होती है। चलिए, तो हम खास करके आपको जो महत्वपूर्ण है 4 टॉपिक लिए हैं यहाँ पर। देखो, तेज हवा चलने से पढ़ लेना थोड़ा सा, ठीक है, इसको अंडरलाइन करेंगे तो दूसरा आपको नहीं दिखाई देगा। तेज हवा चलने से किसी पुष्प के, ठीक है, किसी फूल के परागकण दूसरे पुष्प के यानी फूलों के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। फसलों में परागकण प्रायः इसी विधि से होती है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? फसलों में जो परागकण की क्रिया होती है लगभग, ठीक है, अधिकांशतः किस विधि से होती है बाबू? तो वायु द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? वायु द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कीट पतंग द्वारा। तो कीट पतंग समझ में आ रहा है ना, कीड़े मकोड़े। तो कह रहा फूलों के रंग बिरंग सुगंध से आकर्षित होकर के भंवरे, ठीक है, भंवरा जिसको हम लोग बोलते हैं, तितलियां आदि उन पर बैठ जाते हैं। आदि उन पर क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। पंखों और पाँव, ठीक है, पंखों और पाँव से आदि, ठीक है, पंखों और पाँव से आदि परागकण क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। अब फूल पे आया है कोई एक चिड़िया आई, ठीक है, चिड़िया आकर के कहाँ बैठ गई बाबू? परागकण पे, तो उसके पैर पे लगेगा ना, ठीक है, तो उसके पैरों में क्या हो जाती है बाबू? तो ये चिपक जाती है दूसरे फूल पर। अब यही चिड़िया जब दूसरे फूल पर बैठती है तब वर्तिकाग्र पर उसका परागकण जो होगा गिर जाएगा और इस प्रकार से जनन की क्रिया होती है। कौन से? पर परागन की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पानी द्वारा। तो जल द्वारा किस प्रकार से होगा? चलिए पढ़ लेते हैं। पानी में उगने वाले पौधे, ठीक है, पौधों में परागकण पानी पर बढ़ते हुए दूसरे फूलों का परागण करा देते हैं। पानी में क्या होगा बाबू? चलो एक हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। जैसे गुलाब का फूल है ना, कचड़ों में हमेशा उगती है, यानी कि सॉरी कमल का फूल, गुलाब का नहीं। चलिए, कमल का फूल है तो ये कचड़ा में उगेगा, यानी कि जल में उगेगा। तो उसका अगर मान लेते हैं परागकण, चलो यहाँ पे मान लेते हैं ये कमल के फूल है और ये दूगो कमल के फूल है, तो यहाँ का जो परागकण होगा वो जल में विसरित हो जाएगा। ठीक है, जल में क्या हो जाएगी? विसरित हो जाएगी। और यही जल जब दूसरे कमल के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचेगा तब यहाँ पर निषेचन की जनन की क्रिया होगा। क्लियर हो गए? चौथा, मनुष्यों द्वारा। ये तो बहुत ज़्यादा है। अच्छी तरह बीज प्राप्त करने के लिए मनुष्य सोच समझ करके परागकणों को पुष्प के मादा भागों से क्या करते हैं? मिलाते हैं। यानी कि इसका प्रयोग हम लैब में भी कर सकते हैं, प्रयोगशाला में भी। इससे उपज क्या होती है? इससे अच्छी उपज की प्राप्ति कर पाते हैं। यानी कि कहेगा आपको से कि पर परागन की, ठीक है, 4 विधियों का उल्लेख कीजिए जिससे पर परागन की क्रिया संपन्न होती है। तो वो विधियां आप लोग उल्लेख कर लीजिएगा ना। ठीक है, इसको आप नोट जरूर बना लेना। ठीक है बाबू, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो ननका, एक लिंगी तथा उभय लिंगी की परिभाषा एक एक उदाहरण देते हुए लिखिए। मतलब कहने का ये हुआ इसका अर्थ कि एक लिंगी जीव किसे कहते हैं? ठीक है, एक लिंगी जीव किसे कहते हैं और बहुलिंगी जीव किसे कहते हैं, हमको उदाहरण भी देना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि एक लिंगी जीव किसे कहते हैं। वैसा जीव, ठीक है, या फिर वे जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा जीव जिनमें नर अलग पाए जाते हैं और मादा प्रजाति अलग पाई जाती है, तो उसको हम एक लिंगी जीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक लिंगी जीव। जैसे में मनुष्य, जानवर, ठीक है, पक्षी, सांप, तो ये सब क्या होती है? तो अलग अलग जीव पाई जाती है, अर्थात ये एक लिंगी जीव है। किस प्रकार का जीव है? एक लिंगी जीव। अब कहेगा उभयलिंगी जीव किसे कहते हैं बाबू? देखो, वैसा जीव जिन जीवों में नर और मादा लिंग एक ही साथ उपस्थित होते हैं। देखो बाबू, कहेगा कि ये उभयलिंगी जीव किसे कहते हैं? तो वैसा जीव जिसमें नर प्रजाति और मादा प्रजाति दोनों एक ही में सम्मिलित रहते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उभयलिंगी जीव बोलेंगे।
जैसे में केचुआ, विभिन्न प्रकार के पुष्प जैसे अड़हुल, ठीक है। तो अड़हुल का जो फूल होती है उसको में नर का भी जीव पाया जाता है, यानी कि पराग कोष भी एक ही में पाया जाता है, पराग कण भी उसी में पाई जाती है। क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रजनोवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो ये शायद हम आपको रजनोवृत्ति बताए थे, कहाँ पर देख लीजिए, हम आपको बताते हैं रजनोवृत्ति। इसको में हम आपको बताए थे रजनोवृत्ति, चलो यहाँ पर देखो, है ना। इसको में क्या बताए थे कि स्त्रियों के अंतर आयु में, ठीक है, अधेड़ अवस्था में, प्रौढ़ावस्था में लगभग 50 ईयर 50 वर्षों, ठीक है, 50 वर्षों की आयु में प्रक्रिया ये समाप्त हो जाती है। तब हम उसको क्या बोलते हैं, रजनोवृत्ति। चलो हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। मादा में लगभग 50 वर्ष की आयु में अंडाशय और गर्भाशय में होने वाली चक्रीय प्रक्रियाएं बंद हो जाती है, यानी कि मासिक चक्र क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रज्जु धर्म क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो ऐसी स्थिति को रजनोवृत्ति कहते हैं। क्लियर हो गए जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फूलों से पौधों को होने वाला 4 लाभ। फूलों से पौधों को, ठीक है, एक पुष्प, एगो फूल है बाबू, एगो फूल में पौधा, एगो फूल में पौधा, पौधों में एगो फूल, सॉरी, पौधों में एक फूल है, तो उसको से लाभ पूछ रहा है कि क्या क्या लाभ होगा। तो चलिए हम लोग लाभों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी। फूल द्वारा, ठीक है, फूल द्वारा पौधे में लैंगिक जनन होता है। फूलों की सहायता से बीज बनते हैं। तीसरा, फूलों द्वारा फल बनते हैं। चौथा, फूल पौधे में नर और मादा अंग स्थिर होते हैं। क्लियर हो गए, यानी कि स्त्री के सर और पुंग के सर। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, शायद ये क्वेश्चन नंबर आपको 12 गो है, हाँ 12 क्वेश्चन है। चलिए तो बहुत निकट पहुंच चुके हैं समाप्ति के करीब, लगभग 25 मिनट का वीडियो आपको बनेगा। तो लैंगिक जनन प्रजनन का महत्व पूछ रहा है कि क्या है, बताइए। इसके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। इसके कारण क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नता उत्पन्न होती है, जो जीवों के अनुकूल और विकास में क्या करता है, सहायता करता है। अब विभिन्नता मतलब समझ में आ रही है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप हो, ठीक है, जैसे नहीं सुने हैं, घर में अगर कोई बच्चा जन्म लिया तो कहेंगे देखो पापा पर गया है, देखो भैया पर गया है, इस प्रकार से, है ना। तो उसको में क्या होती है बाबू, विभिन्नता उत्पन्न होती है। अगला, लैंगिक प्रजनन से बनी संतति में नए गुण बनने की संभावना अधिक होती है। जैसे आप लोग जनन में पढ़े होंगे कि अगर आपका गुण पिता के गुण से 50% मैच करता है, अगर आप लड़की हो, ठीक है, तो आपका गुण माता के गुण से 50% मैच करेगा, लेकिन 50% तो अलग होगा, ठीक है। तो ये संभावना मत लगाना कि आपके पिताजी अगर कंजूस है तो आप भी कंजूस रहिएगा, ठीक है। चलो तीसरा, इसके प्रजनन में बने संतानों में तीव्र अनुकूलन की क्षमता होती है। अनुकूलन मतलब तीव्र रूप से क्या होती है, बदलाव होती है एकदम, ठीक है। तो तीव्र रूप से बदलाव किस जनन में होगा, किस प्रजनन में होगा। प्रजनन और जनन का मतलब एक ही होता है, तो वो लैंगिक होगा। क्लियर। नेक्स्ट 11, पुनर्जनन, इसको बोलते हैं पुनरुद्भवन, ठीक है। तो पुनर्जनन किसे कहते हैं, या फिर कहेगा पुनर्जनन में क्या होता है। दोनों क्वेश्चन आपका सेम है, ठीक है। पुनर्जनन में क्या होता है या फिर पुनर्जनन किसे कहते हैं, तो दोनों का परिभाषा हम यही वाला लिख देंगे, आप लोग नोट बना लीजिएगा, ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा। तो कह रहे शरीर के कटे हुए किसी भाग में पूर्ण जीव बना लेने या उसे फिर से विकसित करने की क्षमता को पुनर्जनन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अलैंगिक जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव विभाजित होकर के छोटा रूप बनाता है, और वही छोटा रूप क्या होगा, एक नए संतति का क्या करता है, विकास करके निर्माण करता है। जैसे में कहेगा स्टार फिश की कटी हुई भुजा को फिर से प्राप्त कर लेती है। स्पायरोगाइड्रा, हाइड्रा, प्लेनेरिया आदि इस विधि से जनन करते हैं। किस विधि से, पुनर्जनन से। जैसे आप घर में अगर छिपकली को देखिएगा, अगर पूंछ कटा हुआ है ना, ठीक है, तो कुछ समय के बाद देखिएगा कि वो छिपकली क्या हो जाती है बाबू, उस छिपकली का पूंछ जो होता है पुनः प्राप्त हो जाती है, यानी कि वो कौन से जनन करते हैं, पुनर्जनन की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपको वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब देखो अलैंगिक जनन की विशेषता हम पीछे पढ़े थे। अच्छा, ये एक बात आप लोग याद रखना, ठीक है, यहाँ पे बताते हैं, इसके बाद हम 12 बताएंगे। अगर आपको से क्वेश्चन पूछ दिया कि अलैंगिक जनन किसी भी क्वेश्चन की विशेषता, ठीक है, अगर आपको से पूछ दिया कि विशेषता, ठीक, विशेषता, महत्व या फिर
आपको से पूछा कि गुण, ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन का आप सेम आंसर देना, ठीक है, बात समझ में आया। अब देखो, तो अलैंगिक जनन की महत्व पूछ रहा है, अगर आपको से पूछ दिया कि अलैंगिक जनन की विशेषता बताइए, अलैंगिक जनन का गुण बताइए, तो जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति परस्पर अधिक समानता पाई जाती है, इसी को हम बताए थे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन या सेकेंड क्वेश्चन में था, ठीक है, कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति को हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। कह रहा है अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेते, एक जनक भाग लेते हैं, मतलब समझ में आया कुछ, बताइए तो। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अलैंगिक जनन से जो एक जनक भाग लेते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, फिर से बोलो आप। हाँ, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसको में चाहे तो मेल भाग लेंगे या फिर फीमेल भाग लेंगे, अपोजिट लिख दिए हैं, ठीक है, चाहे तो नर भाग लेते हैं या फिर मादा भाग लेते हैं, तो एक जनन से क्लियर हो गया। चलिए, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, युग्मक समझ में आ रही है, यानी कि निषेचन की क्रिया इसको में नहीं होती है। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन से पहले होता है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लेते हैं, चलिए आपके घर के बगल में, चलो ठीक है, चलो समझो कि आप जनन किए हो, ठीक, जब आप जनन की क्रिया की और उसी समय पेड़ जनन की क्रिया किया, तो उसको में जो जीव उत्पन्न होगा वो पहले कौन होगा बाबू, अलैंगिक जनन होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होती है, खाली अपोजिट किया, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होती है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होती है, ठीक है, तो ये 3 और 4 लगभग समानता ही है, बात समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको बात करते हैं, शायद आपको ये वीडियो समाप्त हो गया है। अगर आपको ये वीडियो, हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा है, तो आप मेरे चैनल को, ठीक है, सपोर्ट कीजिए, यानी सपोर्ट आप कैसे कीजिएगा, तो सब्सक्राइब करके कीजिएगा बाबू, ठीक है, कैसे कीजिएगा, तो आप सब्सक्राइब करके करो, ठीक है, इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे, ठीक है। चलिए, तो एक बात और ध्यान रखना कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए, ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में छाप के बताना, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।